कभी कभी इतिहास में वो क्षण आता है जब शब्द सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, वे एक राष्ट्र की मुक्ति का शंखनाद बन जाते हैं। आज की कहानी उस संकल्प की है जिसने गुलामी की कड़ियों को तोड़ने का साहस दिखाया। यह कहानी है पूर्ण स्वराज की। दिसंबर 1929 की वह कड़ाके की ठंड। लाहौर में रावी नदी का तट। पंडित नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। अब डोमिनियन स्टेटस का समय बीत चुका था। अब मांग सिर्फ एक थी, पूर्ण स्वराज यानी मुकम्मल आजादी। इससे पहले वायसराय लॉर्ड इरविन ने एक धुंधली सी उम्मीद दिखाई थी, जिसे इरविन घोषणा कहा गया। लगा कि अंग्रेज झुकेंगे, लेकिन इंग्लैंड के दबाव में इरविन मुकर गए। गांधी, नेहरू और सप्रू की बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकला। भारत की आत्मा क्षुब्ध थी और यही वह मोड़ था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। 26 जनवरी 1930 कांग्रेस ने पूरे देश का आह्वान किया कि इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएं। 750 शब्दों का वह संकल्प पत्र कोई कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों का घोषणा पत्र था। इसने साफ कर दिया कि ब्रिटिश शासन अब भारत का आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण नहीं कर सकता। विद्वान मिथि मुखर्जी कहती हैं कि यह वह पल था जब हमने अपनी आजादी को दान की तरह मांगना छोड़ दिया और उसे न्याय की भाषा में मांगना शुरू किया। यह एक बड़ी रणनीतिक और नैतिक जीत थी। इसी ऐतिहासिक स्मृति को सम्मान देने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी 1950 का दिन चुना। वह संकल्प जो रावी के तट पर लिया गया था, वह राजपथ पर गणतंत्र की गूंज बनकर अमर हो गया। लेकिन यह बदलाव सिर्फ एक राजनैतिक हार जीत नहीं थी। इरविन के साथ हुई उन असफल बैठकों के बंद कमरों से जो दस्तावेज बाहर निकला, वह इतिहास के परिदृश्य पर एक ठोक दिया गया। वह अंतिम कील था जिसने ब्रिटिश सत्ता की चूलें हिला दी। यह वह समय था जब महज चर्चाएं खत्म हुईं और मिनट्स ऑफ द मीटिंग बैठक की कार्यवाही एक जीवित संकल्प बन गई। यही वह मसौदा था जिसने 26 जनवरी की उस नींव को रखा जिस पर आज हमारे लोकतंत्र की इमारत खड़ी है। आइए उन शब्दों की शक्ति को महसूस करते हैं जिन्होंने भारतीय स्वाभिमान को फिर से परिभाषित किया। हमारा मानना है कि भारतीय जनता का किसी भी अन्य राष्ट्र की तरह यह एक अकाट्य अधिकार है कि वे स्वतंत्र हों, अपने परिश्रम का फल भोगें और जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं प्राप्त करें ताकि उन्हें विकास के पूर्ण अवसर मिल सकें। हमारा यह भी मानना है कि यदि कोई सरकार जनता को इन अधिकारों से वंचित करती है और उनका दमन करती है, तो जनता को उस सरकार को बदलने या उसे समाप्त करने का अधिकार है। भारत में ब्रिटिश सरकार ने न केवल भारतीय जनता को उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया है, बल्कि उसने अपना आधार जनता के शोषण पर रखा है और भारत को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक रूप से बर्बाद कर दिया है। इसलिए हमारा मानना है कि भारत को अंग्रेजों के साथ अपने सभी संबंध विच्छेद कर लेने चाहिए और पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। आर्थिक विनाश। भारत को आर्थिक रूप से जर्जर कर दिया गया है। हमारी जनता से वसूला जाने वाला राजस्व हमारी आय की तुलना में पूरी तरह से असंगत है। हमारी औसत आय 7 पैसे 2 पेंस से भी कम प्रतिदिन है। हम जो भारी कर चुकाते हैं उनमें से 20% उस भू राजस्व से आता है जो किसानों से लिया जाता है और 3% नमक से आता है जिसका सबसे क्रूर बोझ गरीबों पर पड़ता है। भारत को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया गया है। हमारी जनता से वसूला जाने वाला राजस्व हमारी आय की तुलना में पूरी तरह असंगत है। हमारी औसत आय 7 पैसे प्रतिदिन है जो 2 पेंस से भी कम है। हम जो भारी कर चुकाते हैं उनमें से 20% उस भू राजस्व से आता है जो किसानों से लिया जाता है और 3% नमक कर से प्राप्त होता है। इस कर का सबसे भारी बोझ गरीबों पर पड़ता है। ग्रामोद्योग जैसे कि हाथ की कताई नष्ट कर दिए गए हैं, जिससे किसान वर्ष के कम से कम 4 महीनों के लिए बेकार हो गए हैं और हस्तशिल्प के अभाव में उनकी बुद्धि कुंद पड़ गई है। और जैसा कि अन्य देशों में होता है, इस प्रकार नष्ट हुए शिल्पों के बदले किसी अन्य चीज को प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। सीमा शुल्क और मुद्रा में इस प्रकार हेरफेर किया गया है कि किसानों पर बोझ और बढ़ जाए।
ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं हमारे आयात का एक बड़ा हिस्सा हैं। सीमा शुल्क स्पष्ट रूप से ब्रिटिश उत्पादों के प्रति पक्षपातपूर्ण है और उनसे प्राप्त राजस्व का उपयोग जनता का बोझ कम करने के लिए नहीं, बल्कि एक अत्यधिक खर्चीले प्रशासन को चलाने के लिए किया जाता है। विनिमय दर एक्सचेंज रेशियो में किया गया मनमाना हेरफेर और भी विनाशकारी रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप देश से करोड़ों रुपए बाहर निकल गए हैं। राजनीतिक रूप से भारत की स्थिति ब्रिटिश शासन के तहत पहले कभी इतनी कमतर नहीं हुई। किसी भी सुधार ने जनता को वास्तविक राजनीतिक शक्ति नहीं दी है। हमारे सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को विदेशी सत्ता के सामने झुकना पड़ता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संगठन बनाने के अधिकारों से हमें वंचित कर दिया गया है और हमारे कई देशवासियों को विदेशों में निर्वासन में रहने के लिए मजबूर किया गया है। सभी प्रशासनिक प्रतिभाओं को कुचल दिया गया है और आम जनता को मामूली ग्रामीण पदों और क्लर्क की नौकरियों से ही संतुष्ट रहना पड़ता है। सांस्कृतिक रूप से शिक्षा प्रणाली ने हमें हमारी जड़ों से काट दिया है और हमारे प्रशिक्षण ने हमें उन्हीं जंजीरों को चूमना सिखाया है जिन्होंने हमें जकड़ रखा है। आध्यात्मिक रूप से अनिवार्य निरस्त्रीकरण दिशा मंत्र ने हमें कायर बना दिया है और एक विदेशी कब्जे वाली सेना की उपस्थिति ने जो हमारे भीतर प्रतिरोध की भावना को कुचलने के लिए घातक प्रभाव के साथ तैनात की गई है, हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर सकते या विदेशी आक्रमण से अपना बचाव नहीं कर सकते और ना ही चोर लुटेरों से अपने घर और परिवारों की रक्षा कर सकते हैं। हम यह मानते हैं कि ऐसे शासन के आगे और अधिक झुकना जो हमारे देश के लिए इस चतुर्दिक विनाश फूड डिजास्टर का कारण बना है, मनुष्य और ईश्वर के प्रति अपराध है। हालांकि हम यह भी स्वीकार करते हैं कि अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका हिंसा नहीं है। इसलिए हम ब्रिटिश सरकार से अपना हर संभव स्वैच्छिक सहयोग वापस लेकर स्वयं को तैयार करेंगे और सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस की तैयारी करेंगे, जिसमें करों का भुगतान ना करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि यदि हम अपनी स्वैच्छिक सहायता वापस ले लें और उकसावे के बावजूद बिना हिंसा किए करों का भुगतान बंद कर दें, तो इस अमानवीय शासन का अंत निश्चित है। अतः हम इसके द्वारा पूर्ण स्वराज की स्थापना के उद्देश्य से समय समय पर जारी किए जाने वाले कांग्रेस के निर्देशों का पालन करने का सत्यनिष्ठ संकल्प लेते हैं। राजनीतिक रूप से भारत की स्थिति ब्रिटिश शासन के तहत पहले कभी इतनी कमतर नहीं हुई। किसी भी सुधार ने जनता को वास्तविक राजनीतिक शक्ति नहीं दी है। हमारे सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को विदेशी सत्ता के सामने झुकना पड़ता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संगठन बनाने के अधिकारों से हमें वंचित कर दिया गया है और हमारे कई देशवासियों को विदेशों में निर्वासन में रहने के लिए मजबूर किया गया है। सभी प्रशासनिक प्रतिभाओं को कुचल दिया गया है और आम जनता को मामूली ग्रामीण पदों और क्लर्क की नौकरियों से ही संतुष्ट रहना पड़ता है। यह प्रस्तुति भारत के उस गौरवशाली इतिहास का एक छोटा सा अंश है जिसने एक पूरे राष्ट्र को पूर्ण स्वराज के संकल्प से जोड़ दिया। मेरा प्रयास केवल उन तथ्यों और भावनाओं को आप तक पहुंचाना था जिन्होंने हमारी आजादी की नींव रखी। इतिहास की इस यात्रा में यदि मुझसे कोई मानवीय त्रुटि हुई हो तो उसे इस मिट्टी के एक साधारण पुत्र की मासूमियत समझकर क्षमा करें। मां भारती के इस बालक को अपना स्नेह और आशीर्वाद दें ताकि मैं पूरी निष्ठा और निष्पक्षता के साथ हमारी राष्ट्रगाथा आप तक पहुंचाता रहूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।